जो यकीन की राह पर चल दिए उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पर चल दिए उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें रास्तों ने डरा दिया वो हर कदम पर बहक गए। मेरा नाम डॉक्टर वैशाली शर्मा है। मैं 2017 बैच की हरियाणा कैडर की IAS ऑफिसर हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग अम्बाला में है एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने UPSC की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड। मेरी जो मदर हैं वो ITI इंस्टीट्यूट की ओनर हैं और मेरे पापा जो हैं वो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। मेरी बड़ी बहन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मेरा छोटा भाई है, उसने अभी MBBS कंप्लीट की है एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर PG नाउ। सो वी आर बेसिकली फ्रॉम अलीगढ़ एंड मैंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की है। उसके बाद मैंने सिविल सेवा की परीक्षा दी थी। सो आई हैव समराइज्ड माई होल UPSC जर्नी and the learnings from this journey into 10 points which I will share with you. So the first point is starting the journey. बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने शुरू कहाँ से किया, इस जर्नी को आपके मन में ख्याल कैसे आया IAS बनने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। जब मैं 7-8 साल की थी तब मैंने सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस के बारे में सुना था, अपने पापा से सुना था। मेरे पापा अक्सर इंडियन सिविल सर्विस के बारे में बात किया करते थे और जब वो सिविल सर्वेंट्स के बारे में IAS के बारे में बात करते थे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। तो उस चमक को देखने के लिए मैं बार बार उनसे बात किया करती थी IAS के बारे में कि पापा IAS क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो उनमें सोचते थे कि अगर सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में बात करके पापा इतने खुश हैं तो अगर मैं बन जाऊँगी IAS तो पापा कितने खुश होंगे। तो बेसिकली मैंने सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पापा का सपना था और आई हैव बोरोड दिस ड्रीम फ्रॉम माई फादर। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए इसके बारे में समझ बढ़ती गई सिविल सर्विस के बारे में, तब पता चला कि इसमें कितना मतलब आप किसी की लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं, सोसाइटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं आप बहुत यंग एज पर, और बहुत ही जल्दी बहुत पॉजिटिव विजिबल इम्पैक्ट ला सकते हैं आप सोसाइटी में। तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया समय के साथ इसमें। तो यही है कि आपको जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सनल एम्बिशन हो सकता है, या आप किसी से इंस्पायर्ड हुए हैं, या आप सोसाइटी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ आपके अंदर पब्लिक सर्विस की कोई ऐसी डेडिकेशन है आपके अंदर। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो भी आपका रीज़न हो वो ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक आपको इसकी तरफ सिविल सर्विस की तरफ मोटिवेटेड रख सके। जैसे कुछ लोग सिर्फ अगर आप सिर्फ नीली बत्ती के लिए आना चाहते हैं, या पैसे के लिए आना चाहते हैं, या सिर्फ पावर के लिए आना चाहते हैं, तो ये चीज़ें शायद आपको बहुत लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो स्टार्ट करने का जब एक बार आप एक सॉलिड रीज़न मिल जाए आपको और आप सोच लें आपके अंदर मतलब ये कमिटमेंट हो जाए कि हाँ आपको अब इंडियन सिविल सर्विस में ही आना है, पीछे मुड़ कर नहीं देखना है, तो उसके बाद आप कैसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी 7-8 साल की जब मैं थी तभी शुरू हो गई थी, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना भी तभी शुरू कर दिया था। हालांकि तब मैं लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मसाला न्यूज़ ज़्यादा पढ़ते थे। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो आपको किसी वीडियो में या किसी ब्लॉग के थ्रू थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा आपको NCERT से शुरू करना होता है। 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड की NCERTs हैं, उनको आप पढ़िए। वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई हैं। आपको जो बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट्स के बारे में वो आपको उससे हो जाएगी NCERT से। उसके अलावा जो बुक लिस्ट है वो भी आपको पोर्टल पे दे दी जाएगी। बुक लिस्ट ऑलमोस्ट सभी UPSC टॉपर्स की सेम ही होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि वो कंसिस्टेंटली उसको करते रहते हैं और सिलेबस को समराइज बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सिलेबस अपने टेबल पर लगा लेना चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि आपको इस बुक में से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस को मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेकेंड पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ती थी या कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है UPSC क्लियर करने के लिए।
तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेली 6-7 घंटे की पढ़ाई भी सफिशेंट है। अगर आप 1 साल तक कंसिस्टेंटली 6-7 घंटे पढ़ते रहेंगे डेली, तो आप आराम से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई के घंटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने गोल्स जो बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, उनको कंप्लीट करने पर फोकस रखिए अपना पूरा। मेरी समझ से 10-12 घंटे लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फिर उसके बाद अपने डेली, वीकली, मंथली टारगेट्स बनाइए और उनको कंप्लीट करने पर अपना पूरा फोकस रखिए। और किसी एक दिन 10-12 घंटे या 16 घंटे पढ़ने के बजाय आप डेली 7-8 घंटे पढ़िए। मेरी समझ से ये सफिशेंट है। तीस तीसरा पॉइंट है एक सपोर्ट सिस्टम का होना। देखिए, एक बहुत लंबी जर्नी होती है। इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, और प्रीलिम्स के 1 साल पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। तो अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर करेंगे तब भी 2 साल की जर्नी हो जाती है। तो इतनी लंबे समय तक अपना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, अपना मोमेंटम बनाए रखने के लिए आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती हैं, आपकी कज़िन्स हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। तो जो भी ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। उनको आप अपना कंसिस्टेंटली उनके साथ टच में रहिए और अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, और आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है आप उनके साथ शेयर कीजिए। और मुझे लगता है कि अपने आप को आइसोलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि काफ़ी लोग करते हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पार्टीज़ में नहीं जाएंगे या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप पार्टीज़ में भी जाइए, आप अ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने ड्रीम्स डिस्कस कीजिए, अपने आगे के प्लान्स के बारे में डिस्कस कीजिए। इससे आपका मोमेंटम बना रहेगा। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ मोटिवेशन। बहुत से यूपीएससी में सक्सेसफुल हुए लोगों को बुलाया जाता है मोटिवेशनल टॉक देने के लिए। मुझसे भी यही एक्सपेक्टेशन रही होगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। आपका खुद पे ट्रस्ट होना, खुद पे बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये बहुत लंबी जर्नी होती है। आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स के भी 1 साल पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकाल लेंगे तब भी 2 साल की जर्नी हो जाती है। तो इतने लंबे टाइम तक आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए, एक मोमेंटम मेंटेन करने के लिए आपको खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस जर्नी में, इनफैक्ट डाउन्स ज़्यादा होते हैं। तो आपको अच्छी बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ टच में रहना चाहिए, अपने घर वालों से बात करते रहें, अच्छी बुक्स पढ़ते रहें, अपने हॉबीज़ के लिए टाइम निकालते रहें। सेल्फ मोटिवेशन में आप अपनी हॉबीज़ को कल्टीवेट करते रहिए, क्योंकि आपको इसकी प्रिपरेशन भी इंटीग्रेटेड करनी होती है। यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ साथ चलती है, अलग अलग नहीं चलती। तो अगर आप अपने हॉबीज़ पर भी फोकस रखेंगे तो एक तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, और दूसरा आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होती रहेगी साथ में। क्योंकि इंटरव्यू में 50% पार्ट आपकी हॉबीज़ पर बेस करता है। बहुत सी चीज़ें उसमें हॉबीज़ से रिलेटेड पूछी जाती हैं। जैसे कि मेरी हॉबी है पोइट्री लिखना, पोइट्रीज़ पढ़ना, बुक्स पढ़ना। तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पोइट्रीज़ से रिलेटेड ही पूछे गए थे। जैसे बशीर बद्र की पोइट्रीज़, और आपके राहत इंदौरी का एक शेर सुनाना पड़ा था मुझे वहाँ पर। मेरे अपनी जो सेल्फ कंपोज्ड पोइट्रीज़ हैं उसके बारे में भी मुझे बताना पड़ा था। उन्होंने कुमार विश्वास के बारे में भी पूछा था। तो अपनी हॉबीज़ को, आप अगर अपने हॉबीज़ के साथ टच में रहेंगे तो मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होती जाएगी। इसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस पर ध्यान देते रहिए। मुझे सूर्यवंशम मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था। उसमें जो राधा ठाकुर के आईएएस बनने वाला सीन है, वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। ऐसे ही आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है,
उन चीज़ों के लिए भी आप रेगुलरली टाइम देते रहिए, तो आप खुद को अपने आप ही मोटिवेटेड रख पाएंगे। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशनल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट इज़ आंसर राइटिंग। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि पहले हम सिलेबस क्लियर कर लेते हैं, सब कुछ कवर कर लेते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। पर ये अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि सिलेबस कभी पूरी तरीके से कवर नहीं होता। तो जैसे ही आपकी 2 महीने की बेसिक प्रिपरेशन हो जाए, एनसीईआरटीज़ कर लें आप, तो उसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। और हफ्ते में आपको 2-3 आंसर्स लिखने चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आंसर्स किसी तरीके से यूनिक हों। जैसे आप कुछ अपने पर्सनल एग्जांपल्स डाल सकते हैं उसमें, आप उसमें फ्लो चार्ट्स डाल सकते हैं, डायग्राम डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से आपको हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करके पॉइंट्स को, अपने आंसर्स को यूनिक बनाना है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो पा रही है, या आप कहाँ पर वीक हैं, आपकी कौन से पॉइंट से स्ट्रॉन्ग हैं। ये सारी चीज़ें आप समय समय पर चेक करते रहेंगे, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। टेस्ट सीरीज़ में आपको प्रीलिम्स की भी ज्वाइन करनी चाहिए और मेंस की भी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जो न्यू दिल्ली में जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं ये सारे, तो आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और मॉक पेपर्स आप लगाते रहेंगे, तो उससे आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलते रहेंगे, जिससे कि आप उनका रिविज़न ज़्यादा अच्छे से करें। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ पॉइंट इज़ एन्जॉइंग द जर्नी। ये जो आपका यूपीएससी का सफ़र है, ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोलॉजी, करेंट अफेयर्स, लिटरली एवरीथिंग अंडर द सन। तो आपको बुकवर्म बन के नहीं रहना है। यू नीड टू हैव ए कीन ऑब्जर्वेशन फॉर एवरीथिंग। अपने आसपास देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन वगैरह आपको ऑब्ज़र्व करने से ही मिल जाते हैं। जैसे कि वाटर शॉर्टेज है, तो इसके बारे में आप लोगों से बात कीजिए, बुज़ुर्गों से बात कीजिए। उनके पास बहुत ही इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन होते हैं चीज़ों के। तो अपने तो ऑलवेज़ कीप योर आइज़ एंड ईयर ओपन फॉर इंफॉर्मेशन। वो आपको कहीं से भी मिल सकती है। जैसे कि हमारे मेंस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी के 7 सिंस के बारे में। वो कहीं भी किसी बुक में नहीं पढ़ा था। बाई चांस 2-3 दिन पहले मैं किसी होटल में गई थी, जहाँ पर रिसेप्शन पर एक पोस्टर लगा हुआ था, गांधी जी 7 सिंस लिखा हुआ था उस पर। तो वो मैंने पढ़ लिया था, और वो एज़ इट इज़ मैंने वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया था आंसर शीट पर। तो अपने हमेशा आसपास ऑब्ज़र्व करते रहना है, चीज़ों को सीखना और चीज़ों को समझना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बजाय इसके कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ते रहें और उसको रटते रहें। तो समझिए चीज़ों को, एनालाइज़ कीजिए, हर चीज़ का व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से। तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इस एग्ज़ाम में भी और लाइफ में भी। सो द एट्थ पॉइंट इज़ कोचिंग। बहुत से लोग पूछते हैं क्या कोचिंग करना या न्यू दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। इनफैक्ट आप घर पर रहकर ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया है। हाँ, मैं मंथली न्यू दिल्ली जाकर वहाँ से नोट्स लेकर आती थी, टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स लेकर आती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोचिंग से सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो आप ही को होगा। वो एक रास्ता दिखा देते हैं कि आपको इस रास्ते पर जाना है, पर अल्टीमेटली चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वहाँ से नोट्स ले आइए, या कोई कोचिंग मटेरियल है वो ले आइए, टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स ले आइए और उसे घर पर बैठ के लड़ा। तो अगर आप किसी वजह से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी डिसएडवांटेज मत समझिए। इनफैक्ट आप घर पे रह के ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप कोचिंग के नोट्स मंगा लीजिए, आप टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स मंगा लीजिए, और आप घर पे बैठ कर लगा सकते हैं, उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द नाइन्थ पॉइंट इज़ बी यूनिक।
हर इंसान की अपनी एक अलग स्टोरी होती है। आपको किसी भी यूपीएससी टॉपर की जर्नी से सबक तो लेना अच्छा है, लेकिन उन्हीं की जर्नी को इमिटेट करना या उन्होंने जो किया उसको बिल्कुल एज इट इज़ उसको फॉलो करना, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप सबकी सुनिए पर अपने मन की करिए। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी स्टोरी आपकी खुद की होनी चाहिए। आप सबसे ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल रहें या व्हाटएवर वर्कड फॉर मी, तो वो आपके लिए भी वैसा ही बेनिफिशियल होगा या आपके लिए भी वही काम करेगा। क्योंकि आपकी वीकनेसेस और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इंडिविजुअल आपके हैं, मेरे वीकनेसेस और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपसे अलग होंगे। तो आप किसी को भी इमिटेट करने की कोशिश मत कीजिए और अपनी कहानी खुद बनाइए। The tenth and the last point is taking UPSC as an exam only. Don't make it a matter of life and death. बहुत से लोग हैं जो इसमें सफल ना होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनफैक्ट प्रिपरेशन के फेज़ में भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है। अपने एग्जिस्टेंस को एक एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने से मत छोड़िए। बहुत से लोग हैं जो इस एग्ज़ाम में सफल होने के बाद भी पूरी तरीके से खुश नहीं हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो हो सकता है आपको मनचाही सर्विस ना मिले। अगर आपको मनचाही सर्विस मिल जाती है, हो सकता है आपको मनचाहा कैडर ना मिले। मनचाहा कैडर मिल जाता है तो हो सकता है आपको मनचाही डिस्ट्रिक्ट ना मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं खुश रहने के लिए। इसलिए अपनी लाइफ को और अपनी हैप्पीनेस को सिर्फ एक एग्ज़ाम से जोड़कर मत देखिए। इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि जिस तरीके से आप डिफरेंटली एबल्ड थी या मैं हियरिंग इम्पेयर्ड हूँ, तो आपके लिए किस तरीके के चैलेंजेस रहे या क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी थी। आप अपने जैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैंने कभी भी इस डिफरेंटली एबल्ड वाले पॉइंट को कभी भी एज एन ऑब्स्टिकल नहीं देखा। क्योंकि देखिए, पढ़ना तो आपको आँखों से देखना होता है और दिमाग से समझना होता है, तो दिमाग तो उतना ही था। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि मैं कोचिंग वगैरह जॉइन नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे वहाँ ठीक से समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर भी मुझे बुक्स से देखकर ही अच्छे से समझ में आता है। अ, तो मुझे ये कभी ऑब्स्टिकल की तरह या किसी रुकावट की तरह नहीं लगा, ना ही ये इसने मेरी लाइफ को कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया। लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ ज़रूर बना, क्योंकि जिस वक्त मेरे घर में सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई बहन जिस वक्त बहुत परेशान हो रहे होते थे, इरिटेट हो रहे होते थे क्योंकि नेबरहुड में कहीं कोई शादी है, कोई फंक्शन है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन होता था, लेकिन मैं अपना फोकस तरीके से पढ़ाई करती रहती थी। तो इट वॉज़ माई स्ट्रेंथ। तो ऐसे ही आप भी आपकी जो भी सपोजिटली आपकी वीकनेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। अपने पूरे फोकस और पूरे अटेंशन के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। अपने गोल को अपने सामने रखिए कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और ख़ुद को मोटिवेटेड रखिए। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक कोट था जो मुझे बहुत पसंद था और जो मुझे हमेशा एक तरीके का मोटिवेशन देता था। वो था कि जो यकीन की राह पर चल दिए उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पर चल दिए उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें रास्तों ने डरा दिया वो हर कदम पर बहक गए। धन्यवाद।